कुछ जंगली जानवर जंगली रहने के लिए ही बने थे, शायद हमेशा के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसानों ने इनको बदलने की कभी कोशिश नहीं की। निम्नलिखित जानवरों ने एक शांत और घरेलू जीवन जीने के अनेकों आमंत्रण अस्वीकार किए हैं और मैं सच में जानवरों की ही बात कर रहा हूँ। निरंकुश बदनाम हस्तियाँ एक पूरी अलग ही लिस्ट है। सबसे पहले तो वश में करने और पालतू बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। सही परिस्थितियों में अधिकतर जानवरों को कुछ हद तक काबू किया जा सकता है। यदि आपको कोई युवा पशु मिलता है, माता पिता और परिवार से पूरी तरह अलग हो चुका है, और यदि आप उसे खाना दें और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखें जब वो बड़ा हो रहा हो, तो पूरी संभावना है कि वो पशु आपके नियंत्रण में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नियंत्रित ग्रिजली बेयर आपको खेल खेल में लड़ाई में चीर कर नहीं रख देगा। दूसरी तरफ पालतू बनाना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जानवर प्रजाति इंसानों के बीच रहना और अपना ध्यान रखने के लिए इंसानों पर निर्भर होना सीखती है। इस प्रक्रिया के लिए कई पीढ़ियों तक भोजन, काम, साहचर्य और सुरक्षा के लिए चयनात्मक प्रजनन की आवश्यकता होती है। इसके बदले में मनुष्य उन्हें खाना, आश्रय और रहने की पर्याप्त स्थितियां प्रदान करता है। अभी तक पृथ्वी पर जानवरों की लाखों प्रजातियों में से मनुष्य सिर्फ कुछ दर्जन भर को ही पालतू बना पाया है। लेकिन यदि देखा जाए तो पालतू बनाना कितना ज्यादा कठिन काम हो सकता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विकासवादी शरीर विज्ञानी और भूगोल शास्त्री जेरेड डायमंड के अनुसार पालतू बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के लिए 6 जरूरी मानदंड हैं। सबसे पहली बात, उनका आहार अनुकूलन योग्य होना चाहिए, क्योंकि जानवर जिन्हें दक्षिण कंबोडिया में स्थित किसी खास फूल की आवश्यकता होती है, उन्हें उटाह में पालना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, वो जल्दी बड़े होने वाले हों, क्योंकि अधिकांश जानवर शिशुओं के रूप में ज्यादा उपयोगी होते हैं। तीसरी बात, वो कैद में भी प्रजनन कर सकने वाले हों, क्योंकि बेशक आपको किसी भी तरह उनकी संख्या बढ़ाना होगी। चौथी बात, वो स्वाभाविक रूप से विनम्र हो, क्योंकि किसी ऐसे जानवर को पालतू बनाना बहुत ही मुश्किल है जो आपका चेहरा खा जाना चाहता हो। हम भेड़ियों के साथ कामयाब रहे, लेकिन सिर्फ हजारों सालों के आपसी लाभ के रिश्ते के कारण उनमें घबराहट या पलायन करने की भी बहुत कम इच्छा होनी चाहिए। सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी यदि वो फेंस कूद कर वापस जंगल में चला जाए। अंत में उनमें मजबूत नेतृत्व वाली ग्रुप हायरार्की के लिए सम्मान होना चाहिए। यह हमें अपने प्रभाव जमाने का मौका देता है। बेशक घर में रहने वाली बिल्लियों के अलावा, बिल्लियां तो बिल्लियां हैं। सब जानते हैं कि उस रिश्ते में पालतू जानवर हम हैं। इन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये जानवर जिनके नाम आगे आने वाले हैं, कम से कम इतना तो हम कह ही सकते हैं कि हमारे लिए मुश्किल साबित हुए हैं। चीता। आश्चर्य की बात है कि ये बड़ी बिल्ली डायमंड की सूची में लगभग सभी कारकों को पूरा करती है। अफ्रीका में मानव जनजातियों के पास समुदायों में रहने वाले चीते की शिकार करने और शिकार को साझा करने के मामले सामने आए हैं। और खतरनाक बिल्लियों की सूची पर विचार करें तो चीते अपेक्षाकृत कम खतरनाक होते हैं। वे शायद ही कभी मनुष्यों पर हमला करते हैं और आमतौर पर बहुत शांत होते हैं। ये देखते हुए कि वे बड़ी तेज जंगली बिल्लियां हैं, रिकॉर्ड दिखाते हैं कि मनुष्यों ने 16वीं शताब्दी से पहले तक चीते को सफलता की अलग अलग डिग्री में पालतू जानवरों के रूप में रखा था। लेकिन इन बड़े जानवरों को पालतू बनाना लगभग असंभव है। सबसे पहला मुद्दा है प्रजनन का। चीता की कोर्टशिप की एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, जिसमें वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक साथ दौड़ते हैं, जो बड़े पैमाने पर घरेलू उपयोग में संभव नहीं है। उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी बहुत खास होती हैं, इसलिए बंदी चीता को भुखमरी से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के विटामिन की खुराक की जरूरत होती है। उन्हें खुश रहने के लिए दूसरे चीतों से मिलने जुलने की आवश्यकता होती है, और इन बेहद ऊर्जावान सुंदर जीवों के पूरे समूह को संभालना असंभव होगा। क्या आप एक ऐसे पशु को ट्रेन करना चाहेंगे जो कि 60 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता हो? मैं तो बस एक पग के साथ हल्की फुल्की जॉगिंग करना पसंद करूंगा। शुक्रिया। ज़ेब्रास की 3 अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जिन्हें उनकी धारियों में बहुत ही हल्के से फर्क से पहचाना जा सकता है, और उनमें से कोई भी पालतू नहीं बनना चाहता। उनका उपयोग सर्कस में किया गया है और कभी कभार कोई उन पर काठी चढ़ाने में भी सफल हो जाता है, लेकिन उन्हें काबू में करना बहुत ही मुश्किल है। 19वीं सदी के अंत में शुरू होकर यूरोपियन कोलोनिज्म पूरे अफ्रीका और भारत में फैल गया, और इस जमीन पर पाए जाने वाले जंगली जानवरों को काबू में करना एक फैशन बन गया। ज़ेब्रास को अफ्रीकन मैदानों की आदत होती है, जहां हरी झाड़ी में एक बाघ छुपा हो सकता है और हर पानी का घूंट पीते हुए एक मगरमच्छ के हमले का डर रहता है। इस बेहतरीन शिकार की प्रवृत्ति का मतलब है कि ज़ेब्रा लड़ने और भागने में काफी फुर्तीले होते हैं, और उनकी आक्रामकता ऐसी शक्तिशाली किक का रूप ले लेती है जो शेर को मारने के लिए भी पर्याप्त है। और हमारे पालतू बनाने के सारे प्रयासों पर यहीं रोक लग जाती है। भालू। आज हमारे साथ दुनिया में भालू की 8 प्रजातियां हैं। सन भालू, स्लोथ भालू, चश्माधारी भालू, अमेरिकी काला भालू, एशियाई काला भालू, भूरा भालू, ध्रुवीय भालू और विशाल पांडा। इनमें से कोई भी पालतू बनने में या काम में मदद करने में रुचि नहीं रखता। हालांकि भालू कुछ हद तक वश में किया जा सकता है, और कुछ लोग दोस्ताना पालतू भालू के विचार को बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें पालतू बनाने का तो सवाल ही नहीं है। भालू स्वाभाविक रूप से ही वयस्कों की तरह काफी आक्रामक होते हैं, और वे बहुत तेज उपकरणों से लैस होते हैं जो मार भी सकते हैं, चाहे गलती से ही। आप देखेंगे कि भालू इंसानों को अपना
अपना दोस्त नहीं मानते और वो उस हर्ड हायरार्की में विश्वास नहीं करते जिससे उन्हें इंसानों को अपना मालिक मानना पड़े। उन्हें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है और एक 400 पाउंड के जानवर को आजाद घूमते देखना आपके पड़ोसियों को मजा नहीं देगा। उनके गर्भ धारण किए रहने का वक्त भी बहुत लंबा होता है और उनकी कई प्रजातियां हाइबरनेट करती हैं। हाइबरनेशन से पहले वे ढेर सारा खाना जमा कर लेते हैं, लगभग 90 पाउंड रोजाना। चीन में जरूर कुछ बड़े भयानक बेयर बाइल फार्म्स हैं पारंपरिक दवाइयां बनाने के लिए, लेकिन प्रजनन और उसके लिए पालतू बनाना शायद बहुत ही भयानक परिस्थितियों में ही संभव हो पाता है। हिप्पोज, इनके बेहद आक्रामक स्वभाव और मारक जबड़े के बावजूद इंसानों ने बार बार कोशिश की है हिप्पोपोटामाई को पालतू बनाने की। ये महान जानवर जिनके डीएनए के अनुसार व्हेल्स इनके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, 10 से 16 फीट लंबे, 5 फीट ऊंचे और लगभग 3000 पाउंड से भी ज्यादा वजनी होते हैं। हिप्पोज अपने मूल निवास स्थान अफ्रीका में हर साल 500 से भी ज्यादा मौतों का कारण बनते हैं और मनुष्य जीवन के लिए इनमें गजब की उदासीनता है। बल्कि एक प्रसिद्ध कथित तौर पर पालतू हिप्पो हम्फ्री ने 2011 में अपने रखवाले को हमला करके पानी में डुबो दिया था। मरिया सेल्स की 6 साल की देखभाल के बावजूद, जिसमें हम्फ्री पर सवारी करना और उसे हाथों से सेब खिलाना शामिल था, हिप्पो अंततः अपनी जंगली प्रवृत्ति से हार गया। हुड़दंगे हिप्पोज ने 1990 में भी पालतू बनाने की कोशिशों को नाकामयाब कर दिया था। लुइसियाना कांग्रेसमैन जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउडार्ट था, उन्होंने अमेरिकी दलदलों और खाड़ी को हिप्पो फार्म्स में बदलने की योजना बनाई, जहां उन्हें तेजी से बढ़ते देश के लिए खाद्य स्रोत के रूप में उभारा जाता। मुश्किल हिप्पोज और समर्थन की कमी के कारण इसे रोकना पड़ा। ऐसा अभी तक नहीं किया जा सका है, लेकिन अगर हिप्पो स्टीक के लिए भूखे हैं तो आप कोशिश करके देख सकते हैं। बाइसन और केप बफेलो, अमेरिकी बाइसन एक विनम्र प्राणी की तरह लग सकता है और अधिकतर वे वास्तव में सिर्फ घास खाना चाहते हैं, जेब्रा की तरह ही। हालांकि वे कुछ बहुत ही कठिन शिकारियों के साथ अपना स्थान साझा करते हैं, भेड़ियों, कोयोट, पहाड़ी शेर, जो उन्हें बहुत अधिक आशंकित करते हैं और शायद उनको अभी भी शिकायत है। पश्चिम की तरफ विस्तार के दौरान वहां बसने वालों द्वारा उनका लगभग विलुप्त कर देने तक शिकार किए जाने से। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब उनको वश में करके घर में रहने के लिए ट्रेन किया, क्योंकि कौन नहीं देखना चाहेगा कि 1000 पाउंड वजनी सींगों वाला विशाल प्राणी को घर में दौड़ता हुआ। लेकिन ये हमें अच्छी तरह पता है कि बोतल से दूध पिलाकर बड़े किए गए बछड़े भी पालतू बनने से मुंह मोड़ लेते हैं और मैदानों में भाग जाते हैं। कैप बफेलो भी बाइसन जैसा आकार और कद रखते हैं। द ब्लैक डेथ, जो उन्हें सब सहारन नेटिव्स प्यार से बुलाते हैं, शिकारियों पर आक्रामक रूप से हमला करने के लिए जाने जाते हैं। सींग झुकाकर और पूरी तरह से चार्ज होकर इससे भी ज्यादा भयावह पूरा झुंड एक साथ हमला कर देता है। अगर 6 फीट ऊंचे 1800 पाउंड गुस्सैल जानवर के हमले से भी ज्यादा बुरा कुछ है तो वो है उसके सारे साथियों द्वारा ऊपर कूद जाना। इस तथ्य के बावजूद कि केप बफेलो मवेशियों से अपने गुण साझा करती हैं और एक बेहतरीन खाने का जरिया हो सकती हैं, मनुष्य उन्हें सौहार्द पूर्वक रहने के लिए नहीं मना पाए हैं, जैसा कि हर साल 200 लोग देखते हैं जो कि रौंद कर मार दिए जाते हैं। बाघ, एक पालतू बाघ होना काफी अच्छा रहेगा ना? जी नहीं। रॉय हॉर्न से पूछिए। जादुई डबल एक्ट वाले सिगफ्रीड और रॉय 2003 में एक कलाकार को मेंटाकोर नामक एक सफेद बाघ ने, जिसने पहले भी शो में कई बार प्रदर्शन किया था, मार दिया। गलती कहाँ हुई? बाघों को वश में नहीं किया जा सकता, पालतू बनाना तो भूल ही जाइए। मेंटाकोर के ट्रेनर ने बताया कि जब बाघ से एक संकेत मिस हो गया तो वो कंफ्यूज हो गया और चूंकि बाघ इंसानों का अपने लीडर के रूप में सम्मान नहीं करते, उसने खुद की जान बचाना ही सही समझा। बाघों के पास बेहद तीखे पंजे, उस्तरे जैसे दांत और 1000 पाउंड स्क्वायर इंच जैसी घातक काटने की ताकत होती है। इसके अलावा जंगल में बाघ बहुत ही प्रादेशिक होते हैं और उन्हें लगभग 40 मील तक की जगह चाहिए घूमने और अपनी कहने के लिए। यहाँ तक कि चिड़ियाघर के बाघ भी प्रसिद्ध हैं बहुत सोच समझकर बनाए गए बाड़ों से भी भाग जाने के लिए, क्योंकि उन्हें कूदना, चढ़ना और तैरना बहुत पसंद है। हजारों सालों से ये राजसी बाघ पारंपरिक चीनी दवाओं का एक मुख्य अंग रहा है और अवैध शिकार के कारण बाघों की आबादी कम होने से टाइगर फार्मिंग के प्रयास किए गए हैं। मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद प्रजनन के प्रयास सफल हुए हैं, लेकिन डायमंड के पालतू बनाने के मानकों में से सिर्फ एक यही टिक किया जा सकता है। गजेल, गजेल खाने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत बन सकती है यदि हम उन्हें पालतू बना पाते हैं, लेकिन वे तेज हैं, 60 मील प्रति घंटा तेज। वो हवा में भी 10 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकती है और चीता से भिड़कर उसे हरा सकती है। ये गजेल को पालतू बनाने में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ये नियंत्रण और सुरक्षा का मामला है। स्मिथसोनियन आर्कियोलॉजिस्ट मेलिंडा ए जेडर के अनुसार जीवाश्म नमूनों से मिले सींगों और आहार में बदलाव ये दर्शाते हैं कि इंसानों ने गजेल को पालतू बनाने की कोशिश की है करीब 10,000 साल पहले। जल्द ही प्रयास बंद हो गए, जो समझ में आता है क्योंकि 15 फुट ऊंची बाड़ बनाना और उसे बनाए रखना अब भी आसान नहीं है। तब की बात तो छोड़ ही दीजिए। प्रेयरी कुत्ते, ये दुनिया का सबसे ज्यादा नौटंकीबाज प्राणी है।
ये बेहद प्यारे होते हैं और एक प्रकार से कड़ले भी, कौन एक नहीं चाहेगा। वास्तव में प्रेयरी कुत्तों की देखभाल बहुत ही मुश्किल होती है। उन्हें लगभग हर समय सबका ध्यान रखना चाहिए होता है, क्योंकि वो जंगल में आपस में बहुत ही जुड़े हुए समुदाय में रहते हैं। इन्हें गड्ढे खोदना पसंद है और जमीन के भीतर जटिल सुरंगें और शहर बनाने की आदत होती है। प्रेयरी कुत्तों को घूमना बेहद पसंद है, जिस कारण वो भागने माहिर होते हैं। इनके आहार में बहुत ही विविधता होती है और ये जल्दी मोटे हो जाते हैं, जिसका मतलब इन्हें खिलाना बहुत भारी काम है। ये छोटे प्यारे दिखते हैं, लेकिन दांतों से काटने में बहुत तेज होते हैं और आक्रामक होने के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही वो प्लेग और मंकी पॉक्स फैलाते हैं, जो थोड़े से इनाम के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत है। डिंगो। एक ही वंशावली और कुत्तों के समान दिखने के बावजूद डिंगोज हमसे दोस्ती नहीं करना चाहते। डिंगोज बेहद जंगली होते हैं और सचमुच कुछ भी खा सकते हैं। वो विलेजर्स का पीछा करने के लिए जाने जाते हैं। उस दिन का इंतजार करते हैं जब वो कचरा फेंकते हैं, जिससे कई विशेषज्ञों को ये उम्मीद मिलती है कि डिंगोज भी कुत्तों की तरह पालतू बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन जबकि कुत्तों ने इंसानों पर निर्भर होना सीख लिया है, डिंगोज अपने इस पालतू रिश्तेदार से 30,000 साल पीछे हैं। अपने दोस्ताना चचेरे भाइयों की तरह विनम्र नहीं होना एक बड़ा मुद्दा है। डिंगोज इंसानों से बातचीत के बिना भी खुश हैं, जिससे वो बेहद आक्रामक कूड़े के ढेर में गोता लगाने वाले बनते जा रहे हैं। मूस। मूस विशालकाय और भयंकर प्रादेशिक प्राणी होते हैं। घूमने की कम होती जा रही जगह के कारण इंसानों और मूस का अक्सर सामना हो जाता है। इसके कारण जो हमले होते हैं उनकी संख्या अलास्का में ग्रिजली और काले भालुओं के द्वारा किए जाने वाले हमलों से भी ज्यादा है। 6 फीट ऊंचे, 1000 पाउंड से भी भारी और 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार पारंपरिक तरीकों से पालतू बनाना संभव लगता है। आश्चर्य की बात है कि रूसी घुड़सवार सेना ने मूस को अच्छा सैन्य वाहन बनाने की बहुत कोशिश की और आज तक कभी भी रशिया में मूस रांचेस मौजूद हैं, लेकिन वो पालतू नहीं बनेंगे। वो नियंत्रण किए जाने के घोर विरोधी हैं और कोई भी दिशा निर्देश मानने को तैयार नहीं है। इसके बजाय मूस को घूमने वाले झुंड में रहने देने और कभी कभी उसका दूध निकालने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ, मूस दूध भी देते हैं और इसका उपयोग अल्सर और विकर्ण से हुए घावों के उपचार में किया जाता है। बोनोबो। यदि कोई जानवर खुद को पालतू बनाता है तो क्या हमारे लिए उसे पालतू बनाना संभव हो जाता है? मैं तो यही कहूंगा। और बोनोबोस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बोनोबोस काफी शांत रहते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने और बात करने में बहुत समय बिताते हैं, जबकि उनके रिश्तेदार चिंपैंजीज ने ताकत और योग्यता के आधार पर अपनी समाज व्यवस्था बनाई है। बोनोबोस समूह बनाकर एक सामुदायिक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जिसका नेतृत्व महिलाएं करती हैं। विशेषज्ञ इस विकासवादी घुमाव की तुलना मनुष्यों के स्वयं को घरेलू बनाने के अतीत से करते हैं और खोज जारी है कि क्या है जो बोनोबोस को इतना कूल बनाता है। हाइना। इस बीच हाइनाज किसी की कोई परवाह नहीं करते। कुछ अविश्वसनीय प्राचीन कलाकृतियां दर्शाती हैं कि मनुष्य प्राचीन मिस्र के दिनों से ही हाइना को पालतू बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हाइना को बेहद नियंत्रित दिखाया गया है। ये साफ है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह सही नहीं थी। ये सच है कि हाइनाज धरती पर कुछ जीवों में से एक हैं जो मनुष्य को अभी भी अपना शिकार समझती हैं। कुछ अफ्रीकी जनजातियां अपने मृतकों का सेवन करने के लिए हाइनाज को दे देती हैं। हाइनाज को सोते हुए इंसानों का शिकार करते हुए भी पाया गया है। कुछ सेमी ट्रेंड हाइनाज के बारे में भी पता चला है, जैसे नाइजीरिया के हाइना मेन से बातचीत करने वाली, लेकिन इस प्रक्रिया में खास खानाबदोश प्रशिक्षक शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सुरक्षा कारणों से मुंह बांधकर और बेड़ियों में रखा जाता है। पालतू बनाने की अनेक कोशिशों के बावजूद अंत में हाइनाज हमेशा जीत जाते हैं। तो बताइए, इनमें से किस जानवर को पालतू बनाने की कोशिश का साहस आप में है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।